बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे चलेगा, हिंदी पर आपको अलग अलग लोगों के विचार मिलने को, सुनने को मिलेंगे। तो बेवजह मैं आपका समय क्यों खराब करूं हिंदी पे कोई विशेष भूमिका बात कर। सबसे पहले मैं पंकज जी पर जाता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी एक जाना माना नाम है हिंदी में। आप नेशनल बुक ट्रस्ट में आपने बहुत सालों काम किया है संपादन में, और आपको रुचि खुद भी बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की है। आपने कई किताबें भी लिखी हैं और प्रकाशन का काम भी आप करते रहे। पंकज जी, सबसे पहले हम आप ही से शुरू करते हैं। पहले हिंदी दिवस पर आप अपनी जो भी बात है वो करिएगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न शामिल कर लीजिएगा। क्या हिंदी की साहित्य की पुस्तकें पहले की अपेक्षा कुछ कम छप रही हैं? पंकज जी, आप अपना विचार रखिएगा और मेरे सवाल का एक जवाब भी दीजिए जी। सबसे पहले मैं हिंदी दिवस पे आता हूँ। देखिए, ये हिंदी दिवस क्यों है? जब आजादी के समय एक सवाल हुआ कि क्या एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए देश की, और ये एक लंबा सवाल चलता रहा। और सबसे बड़ी चीज आई कि चूंकि भारत बहुभाषीय देश है, एक भाषा को राष्ट्रभाषा का देने का मतलब था कि दूसरी भाषाओं को थोड़ा सा दोयम दर्जा मानना। इसलिए हुआ ये कि बोला कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, जैसे अभी अनुसूचित में 22 भाषाएं, तो 22 भाषाएं राजभाषाएं, यानी सभी का ओहदा बराबर है। अब फिर आया हिंदी दिवस की बात। हिंदी को अ, राजभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए सरकारी बाबुओं ने ये बड़ा प्यारा खेल शुरू किया। अब राजभाषा क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, दोनों चीज होती है। एक समझिए कि हिंदी क्या थी। हिंदी वास्तव में बहुत सारी लोक भाषाओं का समुच्चय है जो हिंदी बन गया। अब मेरी ताकत लोक भाषाएं, ब्रज, बुंदेली, अवधी, मगही, राजस्थानी, मालवी, निमाड़ी, सो एंड सो। लेकिन जब राजभाषा बनाने की बात आई, तो राजभाषा बनाने का उद्देश्य क्या था कि सरकारी दफ्तरों में अंग्रेजी को रिप्लेस करके हिंदी को स्थापित किया जाए, या उसको राजभाषा के रूप में स्थापित किया जाए। अंग्रेजी से हमको क्या दिक्कत थी? एक तो औपनिवेशिक काल की भाषा थी, दूसरा ये कहा गया कि चूंकि कि आम लोगों को हिंदी यानी जो अंग्रेजी और समझ में नहीं आती, तो एक ऐसी भाषा के रूप में पूरे दिन दिनी कार्यालयीन कार्य किए जाएं जिसके अंदर जो आम लोगों को समझ में आ सके। लेकिन हुआ ये कि राजभाषा के रूप में सरकारी दफ्तरों में जब हिंदी को स्थापित करने की कोशिश की गई, तो उसके साथ वही किया गया जो शास्त्रीयता और लोक के साथ होता है। हम लोगों ने कहा कि राजभाषा के रूप में जो हिंदी को विकसित किया ऑफिस में, वो उपरोक्त आख्या के देन दिनी में ये प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उसको संस्कृत निष्ठ बना दिया। तो आदि छोड़ पूरी को चाहे, आदि मिले ना पूरी पावे। तो राजभाषा बनाने का उद्देश्य अब एक स्पष्ट समझ आया कि सरकारी फाइलों में कैसी हिंदी लिखा है जो आम आदमी को फिर से ना समझ में आए। देखिए, हिंदी की जितनी बोलियां हैं जिन्होंने हिंदी को समृद्ध किया, वो प्रतिरोध की भाषाएं हैं। आप भक्ति काल के दौर में देखें, जिन लोगों ने लोक भाषाओं में लिखा, जिन लोगों ने अलग अलग भाषाओं में लिखा, वो सभी ने अपनी व्यवस्था के विरोध में जाकर, चाहे मीरा को ले लें, चाहे कबीर को ले लें, चाहे सबने, हिंदी मूल रूप से प्रतिरोध की भाषा है। लेकिन 14 सितंबर के दौर में हम उसको दरबार की भाषा बनाना चाहते हैं। ये एक थोड़ा सा तारतम्य में जो गड़बड़ है ना। देखिए, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक गांव का बच्चा, एक बुंदेली बच्चा स्कूल गया, घर में बाजार में बुंदेली सुनते गया। स्कूल में उसको एक ऐसी हिंदी की किताब मिली। देखिए, भाषा क्या है? सभी विषयों का आधार है। यदि आपकी भाषा स्पष्ट है तो आप सभी विषयों को संप्रेषित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं तो अपने घर से जब से आंख से खोली तब से बाप मताई से बुंदेली सुन रहा हूँ, घर बाजार से बुंदेली सुन रहा हूँ। अब मैं जैसे स्कूल में पहुंचा तो मुझको एक ऐसी भाषा दी गई जो संस्कृत निष्ठ राजभाषा किस्म की हिंदी है। मैं उसको सीखने में ही अपना समय मेरा लग गया। हमारे पंकज जी, देखिए जो मैं वो क्या, एक बात आपसे मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया था, क्या हिंदी साहित्य की पुस्तकें छपना अब कम हुई है? मैं आपको फिर उस पर भी अभी आऊंगा, लास्ट सुनिएगा, उसको भी बताऊंगा। राजभाषा और लोक भाषा के
चौराहे पे 14 सितंबर हर साल खड़ा होता है। जब तक हम अपनी बोलियों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हिंदी की राजभाषा के रूप में मजबूत नहीं होगी। और दुर्भाग्य यह है कि हम जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं का लेन देन है, हम फ्रेंच से ले रहे हैं, इटालियन से ले रहे हैं, अंग्रेजी से ले रहे हैं, लेकिन भीली, गोंडी, निमाड़ी से लेने में हमको परहेज हो रहा है। हम अपनी भाषाओं को, थोड़ा आपको लंबा लग रहा है, देखिएगा कि कानपुर से जब पहले जागरण निकलता था तो उसमें चुटैल हो गए, गुम्मा लग गया, सरीखी स्थानीयता होती थी। भोपाल का जब अखबार निकलता था उसमें हल्का सा उर्दू का पुट होता था। नई दुनिया इंदौर में मालवी प्रभावित होती थी, लेकिन हमने सबको एक रूप शास्त्रीय भाषा में बदलना शुरू कर दिया। अब आता हूं मैं, आपने साहित्य की किताबें बात की। देखिए होता क्या है कि 1905 तक उर्दू में साइंस की शानदार किताबें छपती थी। जब ब्रितानी हुकूमत को लगा यार कि 1857 में ये दोनों कौम मिलके, दोनों भाषाएं मिलके हमारे खिलाफ लड़ गए थे, तो हमको इनको शुरू करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उर्दू को अफसाने और नगमों की भाषा बना दिया, और फिर हिंद उर्दू का धीरे धीरे केवल शेर व शायरी तक सीमित रह गया। हिंदी के साथ में, जिसको हम नवजागरण काल कहते हैं, नवजागरण काल में हिंदी का एक उत्थान हुआ, भाषा को लेकर हुआ। लेकिन हुआ ये कि उस दौर को हिंदी को कहानी, कविता, निबंध की भाषा बना के रख दिया। आज का दौर सूचना का है, आज का दौर ज्ञान का है, आज का दौर आधुनिक विज्ञान का है। जब तक साइंस में अच्छी किताबें हिंदी में नहीं आती हैं, जब तक इतिहास की अच्छी किताबें हिंदी में नहीं आती, तो लोग जाहिर है कि दूसरी तरफ जाते हैं। मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूँ, नेशनल बुक ट्रस्ट में रहते हुए मैंने महसूस किया कि हिंदी की जो विज्ञान की किताबें हैं, जो सामाजिक ज्ञान की किताबें हैं, जो सिविक्स की किताबें हैं, वो जबरदस्त बिकती हैं। जो सुभाष कश्यप की हमारा संसद और हमारा संविधान किताबें हैं, वो एक साल में 1.5 से 2 लाख बिकती हैं। लेकिन कहानी संग्रह, उपन्यास 500 कॉपी नहीं बिकते। तो आप हिंदी को अफसाने और नगमों की भाषा के रूप में देखना चाहते हैं कि सूचना विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, इन सब की भाषा के रूप में, ये 14 सितंबर को तय करना है। जी आलोक जी। हमारे हैं जीवन सिंह जी, राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की। आप लेखक हैं, आप पत्रकार हैं, आपने संपादन भी कई पत्रिकाओं का किया है, आपको मीरा सम्मान मिला, और आपने करीब 30 साल तक लगातार रावण का अभिनय भी किया है। तो इससे पहले मैं हिंदी पे कोई सवाल पूछूं, मैं सबसे पहले डॉक्टर जीवन आपसे यही पूछूंगा कि आपने 30 साल तक रावण जो चरित्र है उसका अभिनय किया, इसकी कोई विशेष वजह? फिर मैं आपसे हिंदी पे सवाल पूछूंगा। दरअसल धन्यवाद। जीवन सिंह नाम है मेरा, और मैं अलवर राजस्थान से हूँ। दरअसल मेरा गांव भरतपुर जिले में है। भरतपुर राजस्थान के पूर्वी हिस्से का इलाका है, और ये ब्रज का इलाका है। वैसे बोलियों की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रज का इलाका है। मैं 30 साल तक इसलिए अपने गांव की रामलीला में रहा। कोई बिजनेस वाली चीज नहीं कि कोई मंडली थी और उसमें था। हमारे गांव में पिछले लगभग 150 साल से अधिक हुआ समय रामलीला गांव के लोग ही करते हैं। 1853 से शुरू हुई थी। क्या बात है। वो ब्रज का क्षेत्र था, और वैसे मेवात में है, मेव बाहुल्य है, यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ मेव और हिंदू मिलकर के ही रामलीला किया करते हैं। गांव का उत्सव है, वो गांव का है, उसमें मंडली नहीं आती, बाहर से कोई नहीं आता, न बुलाया जाता है। और वो था, गांव का एक मेला बन गया। तो हम लोग भी देखने जाते थे, पढ़ते थे। तो चौपाइयों के वहां दरअसल चूंकि अर्थ करते हैं, इसलिए कई बार गांव के लोग अर्थ को सही तरह से नहीं करते थे, मतलब वो जो होना चाहिए था वो नहीं करते थे रामलीला। हम लोग बैठ करके बाहर आलोचना करते थे दर्शकों में। तो गांव के लोग कहते थे, भाई तू पढ़ा लिखा है और यहाँ बैठ करके आलोचना करता है, वहां स्टेज पे जाके देख तो सही कितना मुश्किल है।
स्टेज पर भूमिका निभाना कितना मुश्किल होता है, वहाँ पैर कांपने लगते हैं अच्छों के। अगर ऐसा है, तुम ये जानते हो, तो तुम करके बताओ कुछ। मैं दोष निकालता था कि रावण की चौपाई ये गलत हो गई, ये राम की चौपाई भी गलत हो गई, ये ठीक नहीं है, ये अर्थ नहीं है इसका जो ये संवाद में इन्होंने बोला है। तो आखिर मुझे वो चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने कहा केवल आलोचना करने से काम नहीं चलता है, तुम करके बताओ कुछ। तो मैं पहले छोटे पार्ट करने लगा, बहुत छोटे, इवन तुलसीदास का पार्ट करने लगा। वो तुलसीदास भी मंच पे होता है और तुलसीदास संयोजन करता है पूरी रामलीला का। तो मैंने तुलसीदास से शुरू किया और उसके बाद गांव के लोगों ने ही मुझे एक व्यक्ति थे जो हमारे यहाँ रावण बना करते थे, वो क्या है, वो डीग एक हमारे पास जगह है, अब जिला बन गया है, वहां पहले जाते थे रावण बनने के लिए। वो गोद चले गए थे, गांव हमारे यहाँ के थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो हमारे यहाँ समस्या ये थी, ब्राह्मणों के सिर पर ही ताज रहता था और जातियों को घुसने नहीं देते थे मंच पर। तो एक तो गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर जीवन, अब हम आपसे इसी से संबंधित एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि जो लोक कलाएं हैं, जो लोक साहित्य है, इसका किसी भाषा की समृद्धि में क्या योगदान होता है? जो चाहे रामलीला हो, चाहे रासलीला हो, चाहे इस तरह की नौटंकियां हो, नाटक हो, फिल्में हो, इनका क्या योगदान है किसी भाषा को समृद्ध बनाने में? देखिए, भाषा के दो लेवल हो, दो स्तर होते हैं। एक स्तर होता है जिस सामान्य जीवन स्तर पर मनुष्य जिंदा रहता है, मनोरंजन भी अपना करता है, साहित्य भी अपना रचता है, दैनिक क्रियाएं भी करता है, जिंदगी का व्यवहार भी करता है, जीवन मरण और पानी ग्रहण ये सब जिसमें होता है। एक भाषा का वो स्तर है। और दूसरा भाषा का वो स्तर है जो ज्ञानात्मक स्तर है। एक भावात्मक स्तर है और एक ज्ञानात्मक स्तर है, और एक तीसरा स्तर हो गया विज्ञानात्मक स्तर। वो मुश्किल होता है किसी भाषा को ज्ञानात्मक स्तर पर विकसित करना, विज्ञानात्मक स्तर पर विकसित करना। उसके लिए अलग तरह की मनुष्य की प्रवृत्ति अपने आप नहीं होता है विकसित। अंग्रेजी भी बहुत पिछड़ी हुई भाषा थी, इंग्लैंड में बहुत पिछड़ी हुई भाषा, और फ्रेंच भाषा ही यूरोप में हुआ करती थी। फ्रेंच का वर्चस्व था एक जमाने में, लेकिन उन लोगों ने साइंटिफिक टेम्पर अपना बनाया। पहले तो जो रिनेसा वहां हुआ यूरोप में, उस रिनेसा ने पूरी सोसाइटी का साइंटिफिक टेम्पर बना दिया। अनसाइंटिफिक टेम्पर, आदमी अनसाइंटिफिक टेम्पर में जिंदा रहता है। हम सब लोग लगभग पूरे दिन अनसाइंटिफिक तरीके से जिंदा रहते हैं, ये और हमको मालूम भी नहीं पड़ता। हम अपने को बड़ा गुणज्ञ और बड़ा विद्वान मानने लगते हैं, लेकिन जिंदगी हमारी अनसाइंटिफिक होती है। ये यूरोप में नहीं था, यूरोप ने बदला, क्योंकि यूरोप ने चर्च का विरोध किया बहुत जबरदस्त, और चर्च के विरोध में उन लोगों को प्राण दंड मिला, वहां के वैज्ञानिकों को। लेकिन वहां के वैज्ञानिकों ने वो करके बताया। तो वहां जो नव जागरण हुआ, उसने वहां की भाषाओं का ज्ञानात्मक और विज्ञानात्मक विस्तार किया। ये हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ धर्म प्रमुख रहा। धर्म अगर प्रमुख रहेगा, ये इस्लाम में भी नहीं हुआ, जो इस्लामिक कंट्रीज है उनमें भी नहीं हुआ। जो अरबी, जो फारसी भाषा अलबरूनी के टाइम में 10वीं शताब्दी में इतनी विकसित थी, वो पीछे चली गई। अल ख्वारिज़मी, अलबरूनी कितने आगे ले गए थे अपनी भाषा को, लेकिन आज उनकी भाषा धर्म के जाल में फंस गई है। तो जब आप भाषा को भावात्मक जाल में फंसा देंगे, तो आम आदमी समझ ही नहीं पाएगा इसको विकसित कैसे करना है। इसलिए हिंदी और भारतीय अन्य भाषाएं भी, हिंदी नहीं, बंगाली भी, मराठी भी, वो तो विकसित भाषा है, तमिल भी बड़ी विकसित भाषाएं हमारे देश की, लेकिन भावात्मक स्तर से बहुत आगे नहीं निकल पाई। ज्ञानात्मक और विज्ञानात्मक स्तर उनमें कोश नहीं है। अब हम कहते हैं सब फ्रेंच से ले लो, अंग्रेजी से ले लो। अरे भाई, दूसरों से उधार कब तक लोगे? अपने खुद बनाओ, खुद लैब में काम करो, खुद आविष्कार करो। जब आविष्कार करेंगे आप, तो आपकी भाषा विकसित होगी। लेबोरेटरी में केवल आविष्कार नहीं होता, बल्कि भाषा विकसित होती है, भाषा का निर्माण होता है, भाषा का सृजन होता है। हम दोष देते रहते हैं एक दूसरे को, काम नहीं करना चाहते। तो जीवन में क्या समाज का विकास और भाषा का विकास एक साथ होता है? इनमें आपसी में संबंध है? नहीं, होना चाहिए। अगर समाज का दृष्टिकोण अवैज्ञानिक है, आधुनिक काल में भी धार्मिक दृष्टिकोण बना हुआ है, तो वो समाज विज्ञान में विकसित नहीं हो सकता। कितने आप शब्द ले लो, अनुवाद करेंगे आप केवल, और अनुवाद की भाषा कोई भाषा नहीं होती है। अनुवाद से ओरिजिनल होना चाहिए चीजें। हमारे यहाँ न विज्ञान में ओरिजिनल हुआ, न हमारे यहाँ राजनीति शास्त्र में ओरिजिनल हुआ। हमने संसद की सारी व्यवस्था, लोकतंत्र की सारी व्यवस्था इंग्लैंड से ले ली।
कुछ अमेरिका से ले ली। हमने अपना लिया क्या है? अपना हमने बनाया नहीं चीजों को, क्योंकि हम साइंटिफिक टेम्पर हमारा है ही नहीं। साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा तो भाषाएं विकसित नहीं हो सकती। भाषाओं के लिए जरूरी है कि समाज का सामूहिक टेम्पर साइंटिफिक हो। डॉक्टर जीवन, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसमें फिर हम आपसे और आगे आके समझेंगे। हम चलते हैं डॉक्टर विमलेश त्रिपाठी जी के पास। डॉक्टर विमलेश त्रिपाठी जी एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं। विमलेश जी, जो बात डॉक्टर जीवन ने कही, उन्होंने कहा कि समाज आधुनिकता के पर चलता जाता है तो भाषा भी विकसित होती जाती है। हम लोग एक ये भी मानते हैं कि किसी समाज का साहित्य आधुनिक हो रहा है या किसी समाज का साहित्य बेहतर हो रहा है तो भी भाषा इंप्रूव करती है। ऐसा क्या हुआ कि पिछले कई सालों से जो हिंदी भाषा का साहित्य है वो ना रोचक हो रहा है, ना इंटरेस्टिंग हो रहा है, ना लोगों को पसंद आ रहा है? विमलेश जी, विमलेश जी। हाँ, मैं सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात कहूंगा। असल में देखिए क्या हुआ, एक गड़बड़ी हो गई शुरुआती दौर में ही। आ, अंग्रेज यहाँ आए, आकर के कलकत्ता को राजधानी बनाया और हमारे यहाँ नवजागरण की बात कही जाती है। रामविलास शर्मा ने तो कितनी किताबें लिख करके ये सिद्ध कर दिया कि हमारे हिंदी नवजागरण की बात उन्होंने उठाई और स्थापित किया। लेकिन दरअसल बात ये थी कि नवजागरण का थोड़ा मोड़ा या कुछ असर अगर हुआ तो वो बंगाल और महाराष्ट्र में हुआ। हिंदी में जिस नवजागरण की बात कही जाती है, जिस रेनेसा की बात कही जाती है, वो दरअसल प्रैक्टिकली घटित नहीं हुआ। वो किताबों में भले घटित होता हुआ दिखता है, लेकिन सच में जैसे देखिए और कि हमारा साहित्य तो जैसे साहित्य रचने वाले लोग आए, छायावाद आया, इसके बाद तमाम तरह के द्विवेदी युग के बाद। लेकिन यही कारण है कि हम साहित्य में उन्नत होते गए, साहित्य हमारा उन्नत होता गया, लेकिन उस साहित्य के साथ जो आम लोग थे उनका दिमाग उन्नत नहीं हुआ, क्योंकि समाज में कोई बहुत बड़ा आंदोलन, व्यापक आंदोलन नहीं हुआ। मैं यहाँ ये बात रखना चाहूंगा कि आज भी आप देख लीजिए कि बंगाल में साहित्य की किताबें पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर को आप किसी भी बंगाली के घर में चले जाइए तो आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या इस तरह के लोगों की तस्वीरें वो लोग लगाते हैं। आज भी रविंद्र संगीत गाया जाता है, नजरुल गीत गाई जाती है। हमारे यहाँ निराला ने बहुत गीत लिखे, लेकिन निराला संगीत हुआ क्या, प्रसाद संगीत हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि हिंदी पट्टी में नवजागरण का बहुत ही कम असर हुआ। उस दौरान जिस तरह से बंगाल और महाराष्ट्र में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, आप देख लीजिए, एक फहरिस्त है लंबी लोगों की, केशव चंद्र सेन से लेकर राजा राम मोहन राय तक, और ज्योतिबा फूले और तमाम लोग। लेकिन हिंदी पट्टी में एक नाम बताइए तो इस तरह का जो सामाजिक मतलब फील्ड में जा करके वो काम कर रहा हो और लोगों को समझा रहा हो। तो साहित्य तो हम लोग लिखते रहे, और लेकिन उसके साथ जो हिंदी पट्टी की सोच है, वो जो दिमाग है, वो डेवलप उस तरह से नहीं हुआ। तो एक गैप जो साहित्य और आम जनता के बीच में रह गया, ये बात जो है पहले नहीं थी। तुलसी के समय में, कबीर के समय में, उससे पहले नहीं थी, क्योंकि वही भाषा थी और सीधे सीधे लोग वो लोग कनेक्ट करते थे। और धर्म का भी एक प्रभाव था। सर ने कहा कि जीवन सिंह सर ने कहा कि धर्म प्रमुख है यहाँ। हाँ, तो एक तरह से देखा जाए कि लोक भाषा का प्रयोग तुलसीदास ने किया, तो सीधे अवधि वाले लोगों से कनेक्ट हुए। भोजपुरी और अन्य ब्रज भाषा ये मिलती जुलती चीज है। हिंदी जो है वो बहुत पुरानी भाषा नहीं है। ब्रज भाषा पुरानी है बहुत, भोजपुरी बहुत पुरानी है, बांग्ला बहुत पुरानी है, लेकिन हिंदी भाषा बहुत पुरानी भाषा नहीं है, जिसको खड़ी बोली हिंदी हम कहते हैं। भले ही हमने हिंदी को विस्तृत करने के लिए क्या किया, हमने
ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अपभ्रंश, अवहट्ट, यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो को भी हमने हिंदी में शामिल कर लिया और कहा कि ये भी एक तरह की हिंदी है। लेकिन दरअसल वो खड़ी बोली हिंदी नहीं है। खड़ी बोली हिंदी जिसे आज हम लिखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, उसका विकास तो जुम्मा जुम्मा आप देखिए ना, 200 साल मुझे लगता है कि अ, अ, ये जो अंग्रेजों के आने के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और हिंदी उर्दू और हिंदी का जो कहा जाता है कि उर्दू कैंपों में जो सैनिकों के बीच विकसित हुई भाषा या मेरठ के एक एरिया में वो बोली जाने वाली भाषा थी। लेकिन यह हिंदी इस तरह से विकसित होती गई और कनेक्शन यानी संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो गई, जिसे हिंदुस्तानी कहा कुछ लोगों ने, जिसमें उर्दू और वो एक आम जबान थी, हिंदुस्तानी और हिंदी। इसका भी अंतर समझना होगा। हिंदुस्तानी को लोगों ने छोड़ करके हिंदी को प्रिफर किया और हिंदी संस्कृत निष्ठ भाषा थी। लेकिन इस और विमलेश जी, अब इस हिंदी से लोगों में हीनता लोगों में क्यों आती है? इंग्लिश इसको सुपीरियर क्यों लगती है? आज की जो जनरेशन है, ऋतु त्रिपाठी की जो जनरेशन आई, इनसे हम पूछते हैं, ऋतु मैडम, आपकी जो जनरेशन है, जो नए लोग हैं, जो नए युवा हैं, वो हिंदी में को लेके एक हीनता का बोध क्यों रखते हैं? वो अंग्रेजी बोलने में अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, तो हिंदी युवाओं से पीछे क्यों छूट रही है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं, डॉक्टर ऋतु त्रिपाठी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें ये समझना होगा कि अर्थ बहुत मायने रखता है हर चीज में, आर्थिक चीजें। और जब हमारी पिछली पीढ़ी ने ये देखा कि हिंदी पढ़ने वाले बिल्कुल उतने ही होशियार बच्चे को हिंदी पढ़ने वाले को कम पैसे मिल रहे हैं, अंग्रेजी में जो पढ़ा उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इस आर्थिक तुलना ने सब पलट दिया। हीनता का भाव अर्थ से ही आया और वो पता नहीं कैसे पूरा समाज इस पे ड्रिवन हो गया कि अंग्रेजी ही बोलनी है। बच्चों को हम आज के समय में आप देखो स्कूलों में कड़वी नीम की गोलियां खिलाई जाती हिंदी बोलने पे। आप सजा मिले, जिस भाषा को बोलने में सजा मिल रही इसी देश में, वो कैसे बढ़ेगी आगे? संभव नहीं है। आप एक बच्चे के अचेतन मस्तिष्क में, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको हिंदी शब्द बोलते ही मुँह में नीम की गोली खिला दी जाती है एकदम दबा कि हिंदी बोली सजा। तो उनके दिमाग में कनेक्शन हो गया अचेतन मस्तिष्क में कि हिंदी मतलब सजा मिलेगी। वो भाषा कैसे आप समझोगे कि इस समाज में डेवलप होगी? संभव ही नहीं। जब हम बाल मस्तिष्क में ये डाल दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी कैसे हिंदी बोलेगी, कैसे हिंदी पढ़ेगी, जबकि उसको लग रहा है ये तो सजा की भाषा है। नहीं, यहाँ एक बात मैं डॉक्टर कहना ऋतु, हम एक चाहता हूँ। सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, छोटी सी बात। और डॉक्टर जीवन ने जो उठाई जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो कह रहे हैं जो विज्ञान की भाषा होगी, जो आधुनिकता की भाषा होगी, जो कल की भाषा होगी, वो तरक्की करेगी। तो बिल्कुल। अगर जो नया जमाना आ रहा, चाहे एआई हो या दूसरी चीजें हो, उनकी भाषा तो अंग्रेजी है, तो क्या आने वाले समय में हमें क्या लगता है कि आने वाला समय भी हिंदी के लिए खराब होगा, यानी हिंदी की डिटोरिएशन होगा, क्या हिंदी कम होगी क्या? आने वाला किसी भी भाषा का समय उस भाषा को बोलने वाले लोगों पे डिपेंड करता है। मुझे ऐसे लगता है अगर हम ज्यादा तार्किक हो जाएं, हम ज्यादा वैसे रैशनल तरीके से सोचें, तो हमारा समाज भी रैशनल होगा। समाज ताकतवर होगा तो भाषा ताकतवर होगी। जाहिर सी बात है कि जो हम है वो हमारी भाषा है। तो अगर हम अपने चलिए, बच्चों को कार्यक्रम का जो वैज्ञानिक समय था दृष्टिकोण वो आधे हिंदी घंटे था, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सहयोग करें तो मैं इस कार्यक्रम को 10 मिनट और बढ़ाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक एक राउंड 2-2 मिनट अगर आप लोगों के पास और आ जाऊं, तो मैं इस कार्यक्रम को आप लोगों की ज्यादा से सिर्फ 10 मिनट और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं, आप लोगों की परमिशन हो तो। देखिए तो जरूर। भाषा पंकज, मुझे तो मजा आ रहा है सुनने में। तो मैं अलौकिक 2-2 भाषा मिनट जो का है। मैं एक राउंड और कर लेता हूं, आप लोगों की ज्यादा से 10 मिनट इस कार्यक्रम को बढ़ाता हूं। तो पंकज जी, क्या सिर्फ ऐसे समारोह, क्या आपने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना लिया, क्या इनसे हिंदी का विकास मुमकिन हो पाएगा? पंकज जी। मैं जब मध्य प्रदेश में पढ़ा हूँ, कक्षा 9 में था, तो एक दौर चला था उस समय, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने बोला है विज्ञान की किताबें हिंदी में छापेंगे। तो उस समय स्फुर और नत्रजन वाली किताबें आई थी, वो मैंने पढ़ी हैं। और वो 2 साल में बाजार से बाहर हो गई, क्योंकि बच्चों को वो याद नहीं हो रहा था, नाइट्रोजन और फास्फोरस से याद हो रहा था। होता क्या है कि हम लोग भाषा के मामले में कई बार, जो मैंने आपको पहला बोला कि हम लोक भाषा को राजभाषा बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि जब जब
हिंदी को आप संस्कृत निष्ठ करने की कोशिश करेंगे, तब तक हिंदी उबाऊ और बोरिंग होगी। जब आप हिंदी को लोक भाषाओं के साथ में लेकर चलेंगे, तो हिंदी उपजाऊ होगी। जैसे विमलेश जी ने बोला कि जब रामायण को अवधि में तुलसीदास ने लिखा तो लोकप्रिय हो गई, वाल्मीकि रामायण क्यों नहीं हुई? जबकि प्रामाणिक तो वाल्मीकि रामायण है। तो भाषा को लेकर यही है। देखिए क्या है कि क्या चाइना अंग्रेजी पे जिंदा है? क्या जापान अंग्रेजी पे जिंदा है? क्या स्पेन या जर्मनी अंग्रेजी पे जिंदा है? वो नहीं है। तो उसका कारण क्या है कि हम लोग, जो हिंदी का समाज है, उसने क्या किया है कि जो अंग्रेजों वाली सोच थी कि जो उर्दू के साथ हुआ कि हिंदी अभी भी अफसाने और नगमों की, यानी वो कहानी कविता और उसकी भाषा है। हमने हिंदी की विधाओं को खत्म होते देख लिया। हमने हिंदी की विधाओं को पिछले 30 साल में निबंध खत्म हो गया, हमारे यहाँ से एकांकी खत्म हो गया, और जो हजार लोगों तक अपनी कविता नहीं पहुंचाने वाले होते हैं, वो बड़े बड़े अवार्ड लेके बैठे रहते हैं। हमने अभी तक हिंदी में ओरिजिनल साइंस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए सोचा ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं वो लोग अनुवाद कर लेते हैं, और क्या क्या करते हैं, यानी वो पठनीय नहीं होती किताबें। में कई ऐसी कमेटियों में रहता हूँ जिनको मैं देखता हूँ। तो देखिए क्या है कि हमको अपनी भाषा को वैज्ञानिक और बातें बड़ी बड़ी करेंगे। संस्कृत कंप्यूटर के सबसे करीब है, हिंदी सबसे, जब पकड़ के पूछ लो कि कहाँ करीब है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता उसका, है ना। तो वही है कि गोबर पोतने से एटम बम से सुरक्षा हो सकती है। उस तरीके की बातें करने वाले जब आपके शासन में हो, आपका नीति निर्धारक हो, तो आप भाषा के साथ भी वही गोबर पोत के ही काम चलाते हो। जी आलोक जी। डॉक्टर जीवन, बीमारी आपने बताई है, इलाज भी आप ही बताइए। आपने कहा कि चूंकि हमारे समाज में वो आधुनिकता नहीं रही, इसलिए हमारी समाज की भाषा भी उन्नत नहीं हुई। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने बीमारी बताई, आप ही इलाज बताइए। तो एक तो जो विमलेश जी ने कहा, हिंदी नवजागरण हमारे यहाँ बहुत आधा अधूरा रहा। हिंदी नवजागरण हुआ नहीं, वो रुक गई वो प्रक्रिया। और देश को आजादी मिलते ही जो हिंदी भाषी लोग थे वो पावर में आ गए, यूपी में आ गए, राजस्थान में आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए, और पावर में आते ही आधे अधूरे व्यक्तित्व पावर में आ गए। कोई बहुत बड़े व्यक्तित्व पावर में नहीं आए, बहुत घटिया किस्म के व्यक्तित्व पावर में आए, जो न भाषा के बारे में जानते थे, न संस्कृति के बारे में जानते थे, न सभ्यता के बारे में जानते थे। केवल एक था, सत्ता का भोग करना, बस। तो हिंदी नवजागरण जो अवरुद्ध हो गया, अवरुद्ध है हमारे हिंदी। और हिंदी नवजागरण जो हुआ उसमें क्या है, धर्म का कंटेंट बहुत ज्यादा था हिंदी के इलाके में। बंगला में नहीं था, मराठी में भी नहीं था, तमिल में भी नहीं था। तमिल में तो नहीं था, बड़ा आंदोलन हुआ, वो तो अनीश्वरवादी आंदोलन हुआ तमिलनाडु में। तो हमारे यहाँ हिंदी बेल्ट में अगर आप देखें तो क्या कारण है, एक बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई, एक बार हिंदू यूनिवर्सिटी बन गई। ये आधुनिकता का पहचान है। यूनिवर्सिटियां धर्म के नाम पर बन गई। पश्चिमी हिंदी प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई, और पूर्वी हिंदी प्रदेश में हिंदू यूनिवर्सिटी बन गई। अरे ये आधुनिकता है। और उससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हो गया। आप केवल दोष अंग्रेजों को देते हैं, अपने को नहीं देते। अंग्रेज विभाजित कर रहे थे, आप विभाजित क्यों हो रहे थे? आप सही रास्ते पर चल क्यों नहीं रहे थे? आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड बन क्यों नहीं रहा था? आप आधुनिक हो क्यों नहीं रहे थे? आधुनिक जीवन मूल्य नहीं रहे थे? ये सारा हिंदी नवजागरण का अधूरापन, विकलांग होना, वो अगर पूरा होता, उसमें साइंटिफिक तरीका आता। हाँ, सरस्वती पत्रिका निकाली, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने कोशिश की थी। सरस्वती पत्रिका में विज्ञान पर भी निबंध छपते थे उस जमाने में। वो केवल साहित्य की पत्रिका नहीं थी, और सब कुछ आपने हिंदी भाषा साहित्य में केंद्रित कर दिया गया। साहित्य तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है किसी भी भाषा, बहुत छोटा सा। विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान की सारी शाखाएं, मेडिकल साइंस, ये सब होता है जिंदगी में। वो हमें आपने रोक दिया केवल साहित्य को। आप कहते लगे हमारे हिंदी इतना विकसित है, हिंदी इतना विकसित है। अरे साहित्य से बहुत थोड़ी विकसित होती है, साहित्य से ज्यादा विकसित नहीं हो। साहित्य भाषा का निर्माण जरूर होता है, और चेतना का निर्माण भी होता है, ये होता है, लेकिन वो आधा अधूरा होता है। इसलिए हमारे मुक्ति बोध ने संवेदनात्मकता के साथ ज्ञानात्मक शब्द जोड़ा था। संवेदना जो आपके पास है वो ज्ञानात्मक होनी चाहिए। अगर ज्ञानात्मक नहीं है तो संवेदना का कोई मतलब नहीं।
आपने संवेदना का विकास तो किया, ज्ञानात्मकता तो किया ही नहीं। और ये तब होता है जब, फिर मैं कहता हूं, नवजागरण पूरा हो और साइंटिफिक टेम्पर आदमी का बने, और आप किसी तरह से उस पुरातन सामंतवादी धार्मिकता से, जाति परकता से, क्षेत्रीयता से, उन सबसे मुक्त हो। दूसरे, वर्गीय प्रक्रिया ठीक हो। अब उच्च वर्ग की भाषा अंग्रेजी है देश में, और मध्य वर्ग की भाषा हिंदी है खड़ी बोली, और निम्न वर्ग की भाषा बोलियां हैं। 3 वर्गों में बटा हुआ है हिंदी समाज। जो नीचे का, जब तक किसान वर्ग रहेगा, मजदूर रहेगा, गरीब लोग रहेंगे, स्त्रियां रहेंगी, वे पढ़े लिखे लोग रहेंगे, तब तक हिंदी की बोलियां जिंदा रहेंगी। और जैसे जैसे वो पढ़ते लिखते जाते हैं, बोलियों को छोड़ते चले जाते हैं, अपनी बोली से घृणा करने लगते हैं। हम मेवात में रहते हैं, मैं मेवात में जाता हूँ, मेवातियों के बीच में हिंदू मुसलमान दोनों ही मेवाती बोलते हैं। मैं कहता हूँ, भाई तुम मेवाती क्यों नहीं बोलते? इस मेवाती, अरे साहब गंवारन की भाषा है, मेवाती क्यों बोले? अंग्रेजी, हम तो कह रहे हैं अंग्रेजी पढ़े सब, और हम, ये किसान कहता है। आप अंदाजा लगाइए। तो हमारे यहाँ जो वर्गीय समाज है, वो वर्गीय समाज जब तक रहेगा तब तक हिंदी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन हिंदी को विकसित भी नहीं होने देंगे, क्योंकि भाषा का विकास तो मध्य वर्ग और उच्च वर्ग मिलकर करता है। उसको ज्ञान विज्ञानात्मक वहां तक ये ले जाते हैं। डॉक्टर जीवन, एक बात हम डॉक्टर विमलेश से समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विमलेश, महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध, कर्नाटक में हिंदी का विरोध, तो अब हिंदी में का जो एक विरोध शुरू हो गया है कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, आप हमारे यहाँ हिंदी नहीं बोल सकते, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो विरोध की बात हुई वो तो एक तरह से कहिए कि जब हिंदी को राजभाषा बनाया जा रहा था और हिंदी जीत गई थी एक वोट से, कह लीजिए, तो हिंदी राजभाषा हो जाएगी, ऐसा माना जाने लगा। और इसके बाद ये बात आई कि हिंदी तो उतनी विकसित भाषा नहीं है, हम लोग अभ्यस्त हैं अंग्रेजी में करने के। तो 15 साल का समय दिया गया। जब यूं ही 15 साल का समय आया और पूरा होने पर आया, तो महाराष्ट्र, ये तमिल में और बंगाल में सबसे ज्यादा विरोध हुए कि हिंदी ही क्यों राजभाषा बनेगी, अन्य भारतीय भाषाओं का क्या। क्योंकि हिंदी तो हमारे यहाँ बंगाल में रहते हुए मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि हिंदी तो बहुत नई भाषा है, हमारी बांग्ला इतनी पुरानी भाषा है, तो वो क्यों नहीं। ये जो है अपनी क्षेत्रीयता, जैसे सर ने कहा, क्षेत्रीयता, जातिवाद, आप अपने मन को बड़ा नहीं करेंगे भाषा के क्षेत्र में भी। मैं कहता हूं कि आपको इस तरह से, क्योंकि हिंदी को स्थापित करने में हिंदी भाषियों से ज्यादा गैर हिंदी भाषा भाषियों ने योगदान दिया। केशव चंद्र सेन से लेकर के अन्य लोग हिंदी को सपोर्ट करते रहे और हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में जगह नहीं मिली। आप सही बात कह रहे थे कि सिर्फ साहित्य, भाषा में सिर्फ साहित्य ही नहीं होता है, इतिहास तो लिखा नहीं गया। हाँ, रुमिला थापर आई तो वो अंग्रेजी में ही लिखेंगी, रामशरण शर्मा आए तो अंग्रेजी में, डीडी कौशाम्बी आए तो अंग्रेजी में ही लिखेंगे। अगर विज्ञान की का कोई शोध प्रबंध लिखा जाएगा तो अंग्रेजी में ही लिखा जाएगा। ये मानकर चला जाता है कि शिक्षा की भाषा हमारी जो है वह अंग्रेजी है, सिर्फ साहित्य की भाषा हमारी हिंदी है। ऐसे नहीं होगा। भाषा मतलब मुकम्मिल भाषा। जापान में जाकर देखिए, सारे कामकाज वो लोग जापानी में करते हैं, चाइनीज लोग चाइना लोग चाइनीज में करते हैं। लेकिन हमारा ही एक देश है कि एक भाषा अलग है, राजभाषा अलग है, और वो काम करने की भाषा अलग है, बोलने की भाषा अलग है, साहित्य की भाषा अलग है। तो इस वजह से हिंदी मुकम्मिल एक तरह से नहीं बन पाई कि अन्य भाषाओं के बरक्स वह पूरी मजबूती के सामने खड़ी हो सके कि सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर लें कि नहीं भाई ठीक है, ये इस पर, हिंदी पर हमारी सहमति बनती है। वो सहमति आज तक नहीं बन पाई है पूरे भारतवर्ष में। और अंग्रेजी चूंकि ठीक है, अंग्रेजी के अभ्यस्त हैं तो अंग्रेजी को रहने दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजी तो ग्लोबल भाषा है, इससे ग्लोबल हो जाते हैं हम तुरंत। तो ये ग्लोबल होने का जो एक वो है, ये मार्ग अवरुद्ध करता है मेरे ख्याल से। डॉक्टर रितु त्रिपाठी से हम आखिरी सवाल पूछते हैं। डॉक्टर रितु, आज की जनरेशन है वो भी हिंदी से
उसको दिक्कत है, और जो सोच रही है कि जो उसके बच्चे हैं, जो आने वाले नई नेक्स्ट जनरेशन है, जैसा कि आपने नीम की चटनी का बताया, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े और अंग्रेजी बोले। तो आपको लगता है क्या कि आने वाले समय में हिंदी का क्या भविष्य होगा? कैसे देखती हैं आप इसको? मुझे लगता है कि हिंदी का भविष्य ठीक होगा, क्योंकि भाषाएँ बहुत सालों में बनती हैं और उनको खत्म करना भी इतना आसान नहीं है कि एक दौर आया और खत्म हो जाएँ। और अच्छा लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, और नई पीढ़ी जिसको हम देख रहे हैं, वो भाषाओं के मामले में बहुत लिबरल है। अब लोग ये समझना शुरू हो गए कि किसी भी भाषा से भावनात्मक रूप से जुड़ना ठीक नहीं है। भाषा विचारों के आदान-प्रदान का एक यंत्र है, कह लीजिए तो। उस यंत्र से भावनात्मक रूप से, और उसमें देशभक्ति की भावना, और ये हमारी भाषा, मातृभाषा, ये हमारी माँ है, ये सब गड़बड़ है। अगर हम इस तरह से किसी भाषा पे ये सब भाव थोपेंगे, तो दूसरों को फिर अपनी माँ भी माँ लगेगी, उनको अपनी भाषा माँ लगेगी। भाषाओं पे इस तरह से भावनाएँ ना थोपें, भाषा को ज्ञान आदान-प्रदान करें, अपने विचार, अपनी बातें, उसी का ज़रिया रखा जाए, आगे बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ना ही है। अभी सबसे नई भाषाओं में हिंदी है, तो अभी तो मुझे लगता है ये अपने विकास की शुरुआत में है, बच्चा है ये भाषाओं की दुनिया में। तो अभी तो ये विकसित होगी, ठीक है, बड़े होने में बहुत सारे संघर्ष आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे दौर देख रही हैं। हिंदी तो आगे बढ़ेगी और बाकी भाषाएँ भी आगे बढ़ें, यही, क्योंकि जितनी ज़्यादा साइंस कहता है, हमारा ब्रेन जो है, हम जितनी ज़्यादा भाषाएँ बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उतना हमारा ब्रेन और हमारा मानसिक स्वास्थ्य दोनों अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। तो भाषाएँ तो हमने जितनी इस ज़्यादा बोली कार्यक्रम के जाएँ, लिए उतना बढ़िया। अपने सब गेस्ट से रिक्वेस्ट की थी, निवेदन किया था। हो सकता है मैं इस बात की आलोचना हो, मैंने भी कुछ अंग्रेजी शब्द बोले हैं कि जब मैंने अपने अतिथियों से निवेदन किया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो आधे घंटे का था, लेकिन आधे घंटे में मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने पुनः निवेदन किया और 10 मिनट का फिर समय लिया। लेकिन जो बातचीत का जो स्तर था, जो महत्वपूर्ण बातें थी, अभी भी मन नहीं भरा। और मुझे एक बार फिर कोशिश की, मेरा इच्छा हुई कि मैं फिर से निवेदन करूं। मुझे लगा कि अब सारे लोग गुस्से में पीटेंगे मुझे, तो अब मैं ये निवेदन तो नहीं कर रहा हूँ कि कार्यक्रम को आगे किया जाए, लेकिन इस विषय पर मैं कोशिश करूंगा कि कभी ना कभी फिर जल्दी आपसे बात हो। लेकिन इस बात को मैं आज साथ लेके जा रहा हूं जो डॉक्टर जीवन ने कहा, कि कोई भी भाषा का विकास तब संभव है जब वहां के समाज के विचार आधुनिक हो, जब वहां के समाज के विचारों में नया आधुनिकरण हो, नए आविष्कार हो। तो वही भाषा भविष्य में तरक्की करेगी, विकास करेगी, जिसकी सभ्यता विकसित होगी, जो आधुनिक होगा, जो इनोवेटिव होगा, जो नए नए आविष्कार करेगा। जब समाज के विचार समृद्ध होंगे तो भाषा समृद्ध होगी। इसी विचार के साथ आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए, उस आपका महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। आपका भी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, बहुत नमस्कार। नमस्कार।